Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are starting with your chapter We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together. बड़ी पावरफुल स्टोरी है और वो भी रियल लाइफ स्टोरी है. बहुत इंस्पिरेशनल है, इमोशनल है, पूरी फिल्मी है. मुझे तो ऐसा लगा. चलिए इसको समझते हैं. और क्योंकि ये रियल लाइफ है तो इसलिए अगर फिल्मी वर्ड मैंने यूज़ किया है तो वो उस सेंस में है कि बहुत ड्रामेटिक है, बहुत इसमें जो है करेज शो किया है जो नरेटर है, एक तरह से हीरो ऑफ द स्टोरी. और लेकिन ये फिल्मी उस सेंस में नहीं है क्योंकि ज़्यादातर फिल्मी सभी काल्पनिक कथाएं होती हैं और ये रियल लाइफ स्टोरी है. तो मैं इसको इट्स लेस फिल्मी एंड मोर इंस्पिरेशनल कहूँगा. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द समरी पोर्शन. सो जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है. तो मेनली दिस इज़ द स्टोरी ऑफ गॉर्डन कुक. 200 साल पहले किसी जेम्स कुक ने, कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने 200 साल पहले, ये 1976 की स्टोरी है, जुलाई 1976 से शुरू हुई. उससे भी 200 साल पहले, अब सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा कैप्टन जेम्स कुक के लिए. उन्होंने किया था वर्ल्ड वॉयज, यानी कि वॉयज का मतलब होता है सम ट्रैवल वेयर सम बिग जर्नी, है ना. तो जहाँ पर सी या बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं. सो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ऐसा किया था. और अब एक बिजनेसमैन, डेफिनेटली वो एडवेंचरस है. बाद में जाके आपके नेक्स्ट वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि भाई इतना एडवेंचर क्यों, या इतना जो रिस्क लिया हमारे जो नरेटर हैं उन्होंने, क्या वो ज़रूरी था गॉर्डन कुक ने. तो ये सब डिस्कशन तो चलो बात का, बट मेन बात क्या है कि वो 200 साल पहले जिसने किया, मैं तो उसके बारे में भी सोच रहा था कि 1976 से भी 200 साल पीछे चले जाएं तो उस समय तो जो शिप रहा होगा वो और छोटा रहा होगा और कमज़ोर रहा होगा. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है. अब इस वीडियो में स्टोरी में आगे जाके हम पढ़ते हैं कि इनके पास लाइफ राफ्ट्स भी थी. तो क्या उस ज़माने में लाइफ राफ्ट्स डेवलप हुई होंगी 200 साल पहले? मैं उस स्टोरी की बात नहीं कर रहा जिसमें इतना करेज है जो आपके सिलेबस में. मैं उससे भी 200 साल पीछे की स्टोरी की बात कर रहा हूँ. उस समय पता नहीं कितना पेपर अवेलेबल था, उसने अपनी कथा कहीं लिखी नहीं लिखी, क्या हुआ. फिर भी ये इनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, इंग्लैंड से निकल रहे हैं. सो 200 ईयर्स आफ्टर कैप्टन जेम्स कुक्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉयज, दिस कैप्टन, जो कि खुद एक बिजनेसमैन है ना, जो हमारे नरेटर हैं वो एक बिजनेसमैन हैं, और वो 3 साल लंबी यात्रा के लिए निकल रहे हैं. सोचो, हम 3 दिन के लिए जब पिकनिक पे जाते हैं, आई मीन किसी दूसरे शहर में, सपोज हम हिल स्टेशंस पे कहीं जा रहे हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं. तो उसने 3 साल की लंबी यात्रा के लिए वो निकल रहा है, और वो भी पानी में, है ना. तो कितनी उसने तैयारी की होगी. तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद भी रखनी होती हैं. कहीं अगर वन वर्ड क्वेश्चंस में पूछ ली जाए तो ये नहीं कि आप ब्लैंक हो जाओ. तो इट वॉज 3 years लॉन्ग वॉयज एंड इट वॉज अराउंड द वर्ल्ड. मतलब उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम जहाँ से शुरू करेंगे घूम के वहीं पर वापस आ जाएंगे. तो इट वॉज 3 years लॉन्ग वॉयज एंड इट वॉज अराउंड द वर्ल्ड. एंड व्हाट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट? द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज इंग्लैंड. उन्होंने सोचा था कि हम इसको इंग्लैंड से शुरू करेंगे, यानी जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था वो उनका अपना नेटिव प्लेस रहा होगा इंग्लैंड. इन जुलाई 1976 दे स्टार्टेड. एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है हाथ के हाथ कि कौन कौन उनके साथ थे. तो उनके साथ थे विद हिज वाइफ मैरी, 6 years ओल्ड जोनाथन उसका बेटा, एंड 7 year ओल्ड डॉटर सुजैन. तो ये उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उसके साथ थे जो उस वॉयज पर थे. ठीक है ना. तो शुरुआत में तो सब ठीक रहा, और फिर बाद में एक दिन भयानक जो है वो सदर्न इंडियन ओशन में उनको अटैक झेलना पड़ा, पानी का, स्टॉर्म का, एक तरह से तूफान का. और उसके बाद किस तरह से उन्होंने साहस के साथ जो है एक तरह से उसको फाइट आउट किया, और इमोशनली किस तरह से पूरी फैमिली जुड़ी रही, एक दूसरे का जितना ध्यान रख सकते थे रखा, वो सारी स्टोरी जो है हमने पढ़नी है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. If I go about the summary, तो I'm not repeating the points which I have covered in introduction. तो समरी में हम क्या है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 16 years, यानी कि अब बेटा तो 6 साल का है, बेटी 7 साल की है. तो इसका मतलब, एंड मे बी मैरिज भी फिर उस हिसाब से मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ 8-10 साल पहले हुई होगी. तो इसका मतलब ये जो बात हो रही है ये उस बिजनेसमैन की बात हो रही है जिसने ये मेनली लीड किया, नरेटर, द कैप्टन ऑफ द शिप.
और वो 37 ईयर्स के हैं और 16 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। दैट मीन्स एट द एज ऑफ 21 ही मस्ट हैव डिसाइडेड। सोचिए 21 साल की उम्र में इतना साहसिक निर्णय लेना और फिर 16 साल तक उसकी तैयारी करना। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 16 ईयर्स। 16 साल से वो इसकी तैयारी कर रहा था और उसने एक बोट भी बनवाई, प्रोफेशनली बिल्ड बोट वे वॉकर। देखिए स्टोरी की अगर आप समरी ध्यान से सुन लें और चीज़ों को याद कर लें तो आधे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही एक तरह से लर्न हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन बनते हैं कि भाई किन लोगों को साथ लेके गए, माना कहाँ से गए, कब गए, कहाँ गए, क्यों गए, कब से तैयारी थी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हों और उसी के बेस पर आप कर पाएंगे, है ना। सो प्रोफेशनली बिल्ड बोट थी उनकी वेव वॉकर। नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी बोट थी, उसका क्या नाम दिया था, है ना। और उसको टेस्ट भी किया था उन्होंने। इट वॉज टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर फॉर मंथ्स, यानी कि बहुत बार। कहने का कई बार बात का ना एक भाव भी होता है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया कि कितने महीने उसको वाटर में टेस्ट किया। कहने का मतलब है टाइम एंड अगेन उस बोट को जो है ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था कि हाँ अगर मौसम बहुत ख़राब भी हो जाए तो वो स्टैंड करेगी, मीन्स डूब नहीं जाएगी। इस चीज़ की उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी अपने आसपास के किसी एक तरह से वाटर एरिया में। लेकिन अब तो वो खैर पूरे एक तरह से ओशन में, महासागर में वो एंटर कर रहे थे। तो जो उनका फर्स्ट फेज़ था, ऐसा स्टोरी बताती है कि जो उनका फर्स्ट फेज़ था उसके अंदर उनको केप टाउन पहुंचना था और वहां वो आराम से पहुंच भी गए अफ्रीका। तो इसके ऊपर मैंने एक गाइड की हेल्प से एक इमेज ली जिससे मैं समझ सका और आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो क्लासेस से पढ़ाने का कम से कम हम ये एडवांटेज ले सकते हैं कि कहीं अगर कोई चीज़ अच्छी मिले तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। तो मैं देख पा रहा था ये वर्ल्ड मैप के हिसाब से किस तरह से इन्होंने वर्ल्ड का जो है एक चक्कर लगाने की सोची। एंड ये जो लिखा ना प्लाईमाउथ, ये दिस इज़ इंग्लैंड, यहाँ से ये लोग शुरू हुए और ये इस तरह से होते होते ये अफ्रीका के केप टाउन पहुँचे। उसके बाद आगे स्टोरी बताएगी कि उनको पहले से पता था कि ये इंडियन ओशन जो दिखा रहे हैं इसका जो ये सदर्न पोर्शन है, यानी कि दक्षिणी इलाका जो एरिया है, ये फेमस था भयानक एक तरह से तूफानों के लिए, है ना। तो हाई स्टॉर्म्स यहाँ होते थे, तो उन्होंने पहले से ही 2 अपने साथ जो है हेल्पिंग हैंड्स ले लिए थे। अभी उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और जब उनको लगा अटैक होने के बाद कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच पाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने किसी तरह इस जो छोटा सा द्वीप है ये एम्स्टरडैम, इसका नाम आगे पूरा नाम आएगा आइल एम्स्टरडैम, तो ये वहाँ पहुँचने की जो है इन्होंने कोशिश की। तो ये जो केप टाउन से एम्स्टरडैम पहुँचने की कथा है, स्टोरी है, ये इम्पॉर्टेंट है एक तरह से और यही इसका मेन हिस्सा है। यानी जो प्लाईमाउथ से लेके केप टाउन तक आ गए वो तो आ ही गए, ये जो केप टाउन से एम्स्टरडैम पहुंचे हैं ये उसकी स्टोरी मेनली हमारी है जो हमने स्टडी करनी है। खैर, सो दे रीच्ड केप टाउन सेफली एंड देन दे टुक 2 क्रूमैन। ये आपको याद करना पड़ेगा इनके नाम, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेइगलर। अब इसमें अगर आप पूरा नाम याद ना भी करें तो भी चलेगा, आप इतना भी याद कर लें, अमेरिकन था, स्विस था, ये भी ना याद रखें तो भी शायद एक टाइम चल जाएगा। बट एटलीस्ट इतना ज़रूर याद रख लें कि जो 2 क्रूमैन उन्होंने अपने साथ लिए उनके नाम थे लैरी एंड हर्ब, है ना। तो अगर उनकी नेशनैलिटी ना भी याद रहे और सरनेम्स ना भी याद रहें तो एटलीस्ट ये लैरी एंड हर्ब, ये 2 नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, राइट। टू हेल्प देम फेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। देखिए दुनिया का जो सबसे रफ सी का मतलब क्या, सड़कों पे कोई खड्डे तो होंगे नहीं, रफ किस सेंस में रफ, कि वहाँ तूफान होते हैं, है ना। तो द सदर्न इंडियन ओशन, वहाँ उनको जाना था। तो आगे स्टोरी बताती है कि क्रिसमस आया, मौसम अच्छा नहीं था बट दे सेलिब्रेटेड, न्यू ईयर आया बट दे सेलिब्रेटेड, मौसम खराब ही चल रहा था। बट देन जनवरी 2 को देर वर माइटी वेव्स। जनवरी 2 जब आई तब न्यू ईयर क्रॉस होने के बाद, और याद रखिएगा वो कब शुरू हुए, उन्होंने जुलाई 1976, 6 महीने हो गए उनको करीब चलते हुए, सब कुछ ठीक रहा लेकिन फाइनली 6 महीने के बाद उनको वो डेंजर जो है वो फेस करना पड़ा। देर वर माइटी वेव्स एंड, और ऐसा स्टोरी में आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे, आपके स्कूल्स में आई एम श्योर पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ बताया गया होगा कि उन्होंने सभी प्रिकॉशंस ली, ऑल काइंड्स ऑफ प्रिकॉशंस, चाहे वो कोई लाइफ बोट्स की ड्रिल थी या जैकेट्स पहनना हुआ, ऑयल स्किन्स हुआ या जो भी व्हाटएवर, है ना। तो वो सारे प्रिकॉशंस उन्होंने ले लिए थे बिकॉज दे वो वेदर देख के दे कैन एंटिसिपेट कि सम हाई स्टॉर्म इज कमिंग, है ना। फिर क्या हुआ, फाइनली अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। फाइनली एक बहुत हाई वेव ने एक तरह से अटैक कर दिया उनके शिप पर, तूफान ने, एक बड़ी लहर ने, और वो शिप जो है एक तरह से काफ़ी हद तक डैमेज हुआ और नरेटर तो एक बार तो पानी में ही जो है वो डूब गए।
बट सून वेव्स टॉस्ड हिम अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। यानी कि जैसे गुड़िया होती है ना, उछाल के फेंक देते हैं, इसी तरह से पानी ने पहले उसको उछाल के पानी में फेंक दिया और फिर देन ही वॉज बैक, बट ही वॉज बैडली इंजर्ड। और वो जो अटैक था उसमें बोट को भी बहुत नुकसान हुआ और नरेटर भी बुरी तरह से घायल हुआ। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने एक स्टेज के बाद जाके जब बच्चों को देखा तो उनमें से बेटी के आंखों के पास कुछ एक तरह से बहुत चोट सी लग गई थी। बाद में पता चलता है कि उसके हाथ में भी चोट लग गई थी, है ना। सो ये सब चीज़ें हैं। तो आगे स्टोरी बताती है, बहुत डिटेल में है, मैं समरी ही ले रहा हूँ कि जो उन्होंने 2 क्रूमैन अपने साथ लिए थे वो बड़े एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो लगे रहे। दे कीप ऑन पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द बोट। मतलब ऐसा नहीं था कि वो हताश हो गए या उनको लगा अब तो मरेंगे ही, नो। ये बात भी पक्की थी कि दैट दे कुडंट रीच ऑस्ट्रेलिया। इमेज को एक बार फिर से याद कीजिएगा, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे। केप टाउन से निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। अब आप अंदाजा लगाए ना, प्लाईमाउथ से केप टाउन, इसी में उनको कितना टाइम लग गया। तो केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया भी 5-6 महीने लगने वाले थे। तो उस हिसाब से उनको लगा कि जो हमारे पास जो पावर है, शिप में की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंचने वाले। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया कि भाई बीच में एक छोटा द्वीप पड़ेगा एम्स्टर्डम, अगर हम वहाँ पहुँच जाएँ तो बात बन सकती है। तो यही एक चीज़ थी। नरेटर चेक्ड हिज चार्ट एंड कैलकुलेटेड। देखिए बहुत अच्छी बात है ये कि नरेटर ने अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी वो लूज़ नहीं की। ही चेक्ड हिज चार्ट एंड कैलकुलेटेड। उसने वो चार्ट्स जो हैं वो सारे चेक किए और कैलकुलेट किया। उसने ये कैलकुलेट किया कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ। देखिए मुसीबत अगर कभी पड़ जाए, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, तो हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लूज़ करनी चाहिए। जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं और जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज़ करके हमें उस सिचुएशन में आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा ही किया कैप्टन कुक ने, राइट। सो उनको आइडिया था कि करीब कुछ 100 किलोमीटर के बाद, फ्यू 100 किलोमीटर्स के बाद जो है वो 2 स्मॉल आइलैंड्स होंगे और उनमें से एक था आइल एम्स्टर्डम। इसकी प्रोनाउंसिएशन को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये एम्स्टर्डम तो ठीक है, ये शुरू में जो ILE है इसको कैसे बोलना। तो मैंने जो गूगल पे चेक किया, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आई फाउंड इट दैट इट इज़ आइल एम्स्टर्डम। इट वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस एंड देयर ओनली एम वॉज टू रीच देयर व्हेन वेदर डिटीरिएटेड अगेन। और उसने अपने बच्चों को कंफर्ट करने की कोशिश की। देन हिज सन आस्क्ड। यहाँ पर बड़ा ही इमोशनल और स्टोरी का मेन, मैं कहूँगा स्टोरी का जो हिस्सा है वो आता है कि उसके बेटे ने पूछा कि इफ़ दे वर गोइंग टू डाई, क्या वो लोग सब मरने वाले हैं। क्योंकि वो मौसम ऐसा लिखा है कि बार बार ख़राब ही होता जा रहा था। 2 तारीख के अटैक के बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की, 2 दिन बाद तो खाना खाया। वो सब चीज़ें आगे आएंगी स्टोरी में। जब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे तो कुछ हद तक स्टोरी उसमें भी कवर हो जाती है। तो ये बात सामने आई कि अब उनको लगा था कि भाई पानी तो जो है वो डूब आता ही जा रहा है, तो उनको लगा कि शायद अब हम डूब के मर ही जाएंगे। तो इसलिए बेटे ने पूछा कि क्या हम मर जाएंगे। तो नरेटर ट्राई टू अश्योर हिम दैट दे वुड मेक इट। भाई नेचुरली जब कुछ भी ख़राब होता है तो जो समझदार आदमी होता है, धीर मनुष्य होता है, वो तो यही कहेगा कि नहीं नहीं हो जाएगा, डोंट यू वरी। बट देन जॉन सैड, फिर उसके बेटे ने बोला वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। यानी उसने ये बात बोली कि मैं मरने से डरता नहीं, इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, है ना। यहाँ मैंने ब्रीफ में लिखा है, वो बेसिकली बोलता है कि अगर आप, मम्मी, मेरी बहन स्यू एंड मी, अगर हम सारे साथ हैं तो फिर उसको मरने से भी डर नहीं लग रहा। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात, एक 6 साल का छोटा सा बच्चा बोल रहा है ना। बहुत कुछ सिखाती हैं हमें हमारी स्टोरीज़, अगर हम स्टोरी से सीखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली वो हमारा सिलेबस का पार्ट है, हमें चीज़ें याद करनी है, एग्ज़ाम में मार्क्स भी लेने होते हैं, लेकिन हाथ की हाथ हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बहुत कुछ टीच भी कर रहा होता है, एंड वी शुड ट्राई टू कैच इट। खैर, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैं ब्रीफ में स्टोरी लेना चाह रहा हूँ। सो फाइनली ऑन January 6 दे रीच आइल एम्स्टर्डम। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 हैबिटेंट्स। देखिए कितना छोटा द्वीप था, सिर्फ 28 लोग रहते थे वहाँ। सोच के देखिए, अगर बाय द वे वो 28 लोग भी वहाँ नहीं होते, ऐसे बहुत सारे द्वीप होंगे इस दुनिया में जहाँ वो एक भी नहीं होता होगा, तो वो ज़मीन पे पहुँचकर भी शायद उनको उतनी हेल्प ना मिल पाती। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड केम टू चीयर देम, है ना। और आइलैंड पहुंचने से पहले जो उसका बेटा था उसने ये भी डिक्लेयर किया था, यानी कि इमोशनली ये बात कही थी, दैट नरेटर वाज द बेस्ट डैडी। उसने ये बोला था कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं पूरी दुनिया में, एंड द बेस्ट कैप्टन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं,
वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं हमेशा। जैसे अगर आप एक बेटे हैं, आप पिता नहीं हैं जो सुन रहे हैं, या एक बेटी हैं, तो अगर आपके फादर या आपकी मदर आपके बारे में ये फीलिंग रखे, मैंने कहा ये मुश्किल होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं पर्सनल रिलेशंस में, लेकिन अगर ये फीलिंग रखें कि हाँ आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हैं, या आपके बारे में आपकी मदर ये फीलिंग रखें कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हैं, व्हाट आई मीन टू से, बेटा हैं या बेटी हैं, या आपको अगर ये फील होता हो कि मेरे फादर या मेरी मदर वर्ल्ड की बेस्ट मॉम, बेस्ट डैड हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पेरेंट्स पे, और वही कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चे ने शो किया, और कि आप जो हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन हैं, आप काबिल भी हैं और प्यारे भी हैं, बेस्ट डैडी हैं, कितना ख्याल रखते हैं। तो बड़ी एक वेल क्लोज्ड फैमिली थी, बहुत इनका आपस में प्यार था, ये इसमें डिपिक्ट हुआ स्टोरी में। और बहुत ही इमोशनल भी है स्टोरी, और एनकरेजिंग भी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में भी इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। तो बहुत अच्छा है इसको, और ब्रीफ में मैंने स्टोरी कवर की, आई एम श्योर आपने स्कूल में इसको डिटेल में पढ़ लिया होगा। और उसके बाद अब हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लेंगे, और 2 और वीडियोस मैं इस पर लूँगा। एक में मैं पहले क्वेश्चंस लूँगा, 3-4 क्वेश्चंस हैं एक साथ, और फिर 4 एक क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरे अलग पैटर्न पे पूछे गए हैं। तो विल कवर 2 more वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक, है ना। और अगर ज़रूरत लगती है तो इट्स नॉट कि मैं 2 ही वीडियो लूँगा, मे बी आई कैन कवर मोर आल्सो। ठीक है, थैंक यू।